बहुत सारी इंथैल्पीज हो गई है। अब एक फाइनल टच इंथैल्पी के ऊपर, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं? आपके पास चार फॉर्मूले। इंथैल्पी ऑफ एनी रिएक्शन इज समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। ये तो ऑलरेडी फॉर्मूला मैंने प्रूव करके दिया है ग्राफ के ऊपर से, ठीक है, राइट। अब इसका दूसरा एक फॉर्मूला जो अभी हम प्रूव करेंगे, जिसकी कोई जरूरत नहीं है प्रूफ की। ये जो भी वीडियो इसके अंदर प्रूफ बता रहा हूं मैं, इनकी जरूरत नहीं है आपको, बस एक्स्ट्रा इंटरेस्ट के लिए आप देख सकते हो। समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, ये भी एक फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला है, ये दो फॉर्मूले है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाले। अब दूसरे दो है समेशन ऑफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। और एक फॉर्मूला है समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। इन दोनों में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होता है, याद रखना। ये बहुत काम की चीज है, बार बार लगने वाली है। अब इसका तो प्रूफ मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अब इसका देखते हैं प्रूफ, ठीक है। चलो, मान लो कि आपके पास एक रिएक्शन है CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 और H2O। बस इतना ही याद रखो, बस इतना ही याद रखो। मैं बैलेंस वैलेंस कुछ नहीं कर रहा, बस आइडिया दे रहा हूं। तो अब ये रिएक्शन एनर्जी वाइज किसी को तो इंथैल्पी कम ज्यादा होगी, ऑफकोर्स ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो ऑफकोर्स इनकी एनर्जी कम होगी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होनी चाहिए। मतलब एनर्जी के डायग्राम के ऊपर अगर आप निकालोगे इसको, तो ये कुछ ऐसे आएगी, CH4 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O। ये मान लो पूरी की पूरी इंथैल्पी प्रोडक्ट की है और ये मान लो एवरेज इंथैल्पी रिएक्टेंट की है, राइट, मोटा मोटी मान लो। अब फॉर्मेशन इंथैल्पी, फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि एलिमेंट से फॉर्म होंगे। अब मान लो, अब एलिमेंट जो रिएक्टेंट में है वही प्रोडक्ट में रहते हैं, एलिमेंट तो नहीं बदलने वाले। तो ये यहाँ पे एलिमेंट्स है, कौन कौन है एलिमेंट्स? कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है। तो यहां से यहां तक अगर जाओगे आप तो इसे बोलेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एलिमेंट्स है, ये O2 ऑफ कोर्स, और ये H2 और ये कार्बन। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ किसकी हो रही है? ये रिएक्टेंट की हो रही है। और यहां से यहां तक इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट है ये। और यहां से यहां तक जो है इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। तो आपको क्या रिलेशन दिखाई दे रहा है? देखिए जरा, आराम से देखिए। एक तो सबसे पहले इसका जो मैग्नीट्यूड है, देखो आराम से, हाँ आराम से, बिल्कुल आराम से लेते हैं। अब ये जो डायग्राम होती है ना, ये एनर्जी वाली डायग्राम, यहां पे आपको एक ही डायरेक्शन में काम करना होता है। मतलब अगर मैं ऐसा ले लेता हूं, ये वाला, ये, तो यहां से यहां तक मान लो x है, ठीक है। मान लो ये x क्या है एक्चुअली, जरा अगर आपको समझ रहा है तो देखो, x इज नथिंग बट निगेटिव ऑफ डेल्टा HR। डायरेक्शन अलग है ना उनका, अलग है डायरेक्शन इनका, इन दोनों का। तो x इज माइनस ऑफ डेल्टा HR, ये तो समझना चाहिए। अब आगे देखते हैं। अब अगर इस डायग्राम को देखते हो आप, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, या फिर दिस, मतलब मैं अगर A B C ऐसा लिखता हूं, तो मैं BC इक्वल टू क्या लिख रहा हूं? देखो डायरेक्शन यही होना चाहिए, BC, एनर्जी गैप बिटवीन B एंड C इज नथिंग बट एनर्जी गैप बिटवीन A एंड C, जो कि ये पूरा है, माइनस इसको निकाल दो उसमें से, एनर्जी गैप बिटवीन A एंड B। अब BC इज योर X और X इज नथिंग बट माइनस ऑफ डेल्टा HR। सो माइनस ऑफ डेल्टा HR इज इक्वल टू AC क्या है भाई? AC तो ये है,
AC ये है क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, माइनस AB क्या है, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो इसको अगर रीअरेंज करेंगे हम, मतलब माइनस साइड से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड को, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कम्स आउट टू बी, ये माइनस होगा और ये प्लस होगा, ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पहला फॉर्मूला मैंने प्रूव कर दिया। देखो जरा ये वाला, मतलब पहला तो ऑलरेडी किया है, ये दूसरा वाला भी प्रूव कर दिया। याद रखना है दोनों एक ही डायरेक्शन में, मतलब जो भी एडिशन करनी है आपको एक डायरेक्शन में करनी होती है, डायरेक्शन का रूल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको करते हैं, इसके लिए मैं अलग एग्जांपल लेता हूं। मान लो ये अमोनिया का एग्जांपल है, ठीक है। अब डायग्राम निकालते हैं इसका ऑन द बेस ऑफ एनर्जी, ठीक है ना। तो मान लो यहां पे है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यानी रिएक्टेंट है, इनसे जो अमोनिया फॉर्म हो रही है, ऊपर लिखो नीचे लिखो डिपेंड करता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है पता है हमको। अब पता भी नहीं है तो ऊपर नीचे किधर भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पता है इसलिए मैं अमोनिया को नीचे लिख रहा हूं, उसकी एनर्जी कम होगी, राइट। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, इस एक्सिस पर एनर्जी ले रहे हैं हम, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनके एलिमेंट्स को नहीं लिखना है, अभी इनके कंबशन प्रोडक्ट को लिखना है, क्योंकि हमको इंथैल्पी ऑफ कंबशन के फॉर्म में जाना है। तो इनको कंबस्ट करो तो कंबशन प्रोडक्ट वही है, और इनके भी कंबशन प्रोडक्ट वही होते हैं, क्योंकि जो एलिमेंट है उनके ऑक्साइड्स फॉर्म करने होते हैं हमको, और एलिमेंट तो सेम है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, ये है आपके रिएक्टेंट ये है आपके प्रोडक्ट। तो कोई भी हो कंबशन प्रोडक्ट इज सेम। क्या है कंबशन प्रोडक्ट, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड, नाइट्रोजन का कोई भी ऑक्साइड ले लो समझने के लिए, और हाइड्रोजन का ऑक्साइड वाटर है। सो दीज आर दी कंबशन प्रोडक्ट्स, राइट, समझ में आ रहा है। रिएक्शन आपकी ये है, यहां से यहां तक है, ये है आपकी डेल्टा HR, भूलना नहीं। अब अगर यहां से यहां पर आप आते हो तो दिस इज कॉल्ड एज कंबशन ऑफ N2NH2 जो कि रिएक्टेंट है। सो दिस इज द कंबशन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। और आप यहां से सॉरी ये देखो यहां से यहां पर आते हो तो दिस इज द कंबशन एंथैल्पी ऑफ द प्रोडक्ट्स, बस सिंपल सी बात है। अब यहां पे देखो ये तो सभी डायरेक्शन एक ही है, इन सभी का डायरेक्शन एक ही है, राइट। मैं यहां पे अगर RP और कंबशन प्रोडक्ट C लिखता हूं तो आप यहां पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, RC इज इक्वल टू RP प्लस PC, ठीक है, ठीक है। देखो अभी तो मैं अगर इसको उल्टा लिख लेता हूं, मतलब RP इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज क्या आएगा, RP इज इक्वल टू RC माइनस PC। अब RP क्या है आपका भाई, देखो जरा, RP इज इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, RC क्या है देखो, RC R से लेकर C तक ये देखो, ये इंथैल्पी ऑफ कंबशन इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स, ये अलग है ये अलग है, ये कंबशन इंथैल्पी, ये C को बोलना नहीं। और माइनस PC देखो, ये PC, ये है PC आपका कंबशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। हो गया प्रूफ, ठीक है। अब लास्ट वाला प्रूव करने के लिए हम C+O2 CO2 लेते हैं, ये वाली रिएक्शन, बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला प्रूव करना है। अरे सिंपल है, अब ये भी हमको पता है एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है तो इसकी एनर्जी कम होनी चाहिए, कार्बन का कंबशन ही तो है ये। लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, प्रोडक्ट को ऊपर लिख के देखता हूं, क्या प्रूव कर सकते हैं हम देखेंगे। ये है रिएक्टेंट, अब एक्सोथर्मिक है इसलिए प्रोडक्ट नीचे लिखना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं ऊपर लिखता हूं, देखते हैं क्या होता है। ये प्रोडक्ट पता नहीं ना, प्रोडक्ट ऊपर भी रह सकते हैं नीचे भी रह सकते हैं, ऑलवेज ऊपर या नीचे नहीं लिखना है, क्योंकि ऐसी भी रिएक्शन हो सकती है कि जिसमें प्रोडक्ट ऊपर है, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट कौन है भाई, CO2 है, रिएक्टेंट कौन है, C+O2 है, ये यहां से यहां तक ये है आपकी इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, इसको बॉन्ड इंथैल्पी के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है।
अब बॉन्ड इंथैल्पी का एक्सप्रेशन मतलब बॉन्ड मतलब एटम, इनको ब्रेक करके इनके एटम में कन्वर्ट करना होता है। मैं प्रोडक्ट को भी ब्रेक करके एटम में लेके जाता हूं और रिएक्टेंट को भी ब्रेक करके एटम में लेके जाता हूं। तो ब्रेक करने का मतलब क्या है? ब्रेक करने का मतलब है इसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, यानी जो एटम होते हैं वो उनकी एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इनको ब्रेक करके एटम्स बना रहे हैं। मतलब ये एटम्स कौन कौन है? कार्बन, ऑक्सीजन, ये दो एटम्स है, राइट। अब देखो ये है आपके एटम्स। मतलब मुझे अब क्या बोलना है, देखो आप अगर यहां से यहां तक जाओगे तो ये है एटोमाइजेशन एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, नहीं रिएक्टेंट है ना, ये तो रिएक्टेंट है ना बेटा। अब ये एटोमाइजेशन है या फिर बॉन्ड एंथैल्पी का समेशन है, कुछ भी ले लो, ये दिस इज समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी। एटोमाइजेशन यानी समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ही होता है। और यहां से यहां तक क्या है, देखो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स है, नहीं प्रोडक्ट्स है। अब ये भी सभी के सभी एक ही डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिंपल है, अभी डायरेक्टली देखो डेल्टा एच आर इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, देख के ही प्रूव हो रहा है। अब अगर मैं उल्टा भी लेता, मतलब इसको नीचे अगर लेता तो क्या होता देखते, तो भी गलत नहीं होना चाहिए। नीचे अगर लेता मतलब ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है रिएक्टेंट, और इनका प्रोडक्ट है CO2, ठीक है, ये CO2। तो ये जो है आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है, नीचे लेके देख रहा हूं। और एटम तो ऊपर ही होने चाहिए। एटम कैसे होने चाहिए? ऊपर ही होने चाहिए, क्योंकि उनकी एनर्जी ज्यादा रहती है। एटम कंबाइन होने के बाद एनर्जी कम हो जाती है बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से। तो इनके एटम्स कौन है? कार्बन, ऑक्सीजन, और ये है आपकी रिएक्टेंट्स, ये है आपके प्रोडक्ट, और ये है आपके एटम्स। अब देखो यहां से यहां तक जाने का क्या मतलब है? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। यहां से यहां जाने का मतलब क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट्स। अब देखो, अब सभी एरो एक डायरेक्शन में चाहिए। हमारे डेल्टा एच आर का एरो ऐसा है, इसलिए मुझे ऐसा एक एरो लेना पड़ेगा जिसको मैं यक्स बोलूंगा, और ये यक्स होगा आपका माइनस ऑफ डेल्टा एच आर, ठीक है ना। तो इस डायग्राम को देख के आप क्या बता रहे हो, देखो x इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, x इज इक्वल टू क्या? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन ये x खुद क्या है? माइनस डेल्टा एच आर। तो माइनस डेल्टा एच आर इज इक्वल टू बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब माइनस को अगर उधर लेके जाओगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट रिएक्शन इज इक्वल टू, ये बनेगा माइनस, ये बनेगा प्लस, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता, वही सेम आ जाता है, आंसर आ गया। ऑफ कोर्स ये समेशन होना चाहिए, मतलब सबका सम ही तो करते हैं हम। देखो हेसस लॉ क्या कहता है? अरे कुछ नहीं, हेसस लॉ हमने ऑलरेडी मतलब देखा हुआ है। कहाँ देखा है? प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या कहता है? दो स्टेट अगर फिक्स है तो उन दोनों के बीच किसी भी रास्ते से जाओ आपकी डेल्टा एच सेम रहेगी। फॉर एग्जांपल यहां पे देखोगे आप, ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट आप या इस रास्ते से जाओ, या फिर रास्ता ऐसा करके फिर ऐसा करो, या फिर यहां जाओ थोड़ा रुको और फिर यहां जाओ, आपका डेल्टा एच सेम होने वाला है, कुछ नहीं। यही हेसस लॉ है, हेसस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, यानी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज, देखो ये वाला रास्ता देखो, ये बॉर्न हैबर साइकिल में भी इस्तेमाल करने वाले हम। मतलब यहाँ पे एक बार रुके, फिर ऊपर गए, फिर यहाँ से नीचे आए, तो डेल्टा एच वन प्लस यहाँ पे डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री, क्योंकि डायरेक्शन देखिए ऐसा हो क्या, ऐसा है ना, तो हमारे रास्ते के डायरेक्शन में डेल्टा एच थ्री है, इसलिए प्लस ही लेंगे हम, डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। या फिर दूसरा तरीका क्या है, जरा आराम से देखो, या फिर दूसरा तरीका क्या है, देखो तुम क्या करो, इसको ऐसा सोचो, जैसे कि मैंने पीछे थोड़े से एक दो, देखो ये वाली स्टेट और ये वाली स्टेट पकड़ो, राइट। तो इसमें दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस
प्लस दिस, ऐसा भी समझ सकते हो, और इसको x मानो, यानी डेल्टा एच आर प्लस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू। अब ये x इधर जाके माइनस होगा, और ये माइनस एक्स का मतलब क्या है, प्लस डेल्टा एच थ्री है ना, क्योंकि ये दूसरे के अपोजिट है ना बेटा। हाँ, तो ये हो गया आपका डेल्टा एच वन प्लस डेल्टा एच टू प्लस डेल्टा एच थ्री। तो ये आ गया, और ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा। ये तो देखो, ये क्या है, ये डेल्टा एच फाइव प्लस डेल्टा एच फोर है, ये तो डायरेक्ट उसी डायरेक्शन में, डायरेक्शन चेंज हुआ। प्रॉब्लम आता है ऐसे केसेस में, तो आपको क्या करना है, एक तो दो स्टेट फिक्स कर लो और एरो एक साथ बना लो, या फिर ऐसा करो, कुछ नहीं, सिंपल ऐसा भी कर सकते हो। देखो, दो स्टेट फिक्स करो, यहां पे ऐसे गए, मान लो ये डेल्टा एच वन है, और आप दूसरा रास्ता ऐसा भी चुन सकते हो, कुछ ऐसा करके ऐसा। अब इसमें जो डेल्टा एच इस डायरेक्शन में ऐसी, ये सभी पॉजिटिव, मतलब रास्ते के डायरेक्शन में, और अगर कोई डेल्टा एच ऐसी है तो उसको निगेटिव लेना पड़ेगा, रास्ते के अपोजिट डायरेक्शन वाले, जो कि आपको यहां पर डायरेक्टली कर सकते हो। देखो ये वाला रास्ता कैसा है, ऐसे जा रहा है, सभी पॉजिटिव है, रास्ते के डायरेक्शन में, मतलब इस और इस स्टेट के अंदर आप एक तो इस रास्ते से जाओ या फिर इस रास्ते से जाओ, वो भी काम चलता है, और रास्ते के डायरेक्शन में जो है उसको पॉजिटिव लो। यहां पे देखो, एच टू प्लस ओ टू प्लस सल्फर, इससे बन रहा है एच टू एस ओ फोर। सो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दिस इज इक्वल टू, पहले आप इनसे H2O और SO3 बना लो, और फिर इनको कंबाइन करके H2SO4 बना लो, तो यहाँ की इंथैल्पी और यहाँ की इंथैल्पी का एडिशन हो जाता है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। मतलब आप H2SO4 को हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर से डायरेक्ट वन स्टेप में बनाओ या फिर टू स्टेप में बनाओ, ऐसे इंथैल्पी उतनी ही लगने वाली है, राइट। अब हेसेस लॉ के ऊपर कुछ ऐसे ग्राफिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, कुछ नहीं करना है, मैंने बोला ना, ये वाली एक स्टेट है और ये वाली एक स्टेट है, यहां से यहां पर जाने के लिए जो डेल्टा एच है, मतलब इस डेल्टा एच की वैल्यू निकालनी है आपको, भूलना नहीं। तो इस रास्ते से जाओगे तो उतनी ही वैल्यू आएगी, और इस रास्ते से ऐसे जाओगे तो भी उतनी ही वैल्यू आएगी, राइट। मतलब ये डेल्टा एच इक्वल टू, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है ना, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज अ स्टेट फंक्शन, heat of reaction is not state function, but heat of reaction at constant pressure is a state function. Heat is not a state function, but heat of reaction at constant pressure, जो कि बन जाती है डेल्टा एच, ये स्टेट फंक्शन हो जाता है, और उसको हेसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। हेसेस लॉ मतलब कुछ नहीं है, स्टेट फंक्शन की एक प्रॉपर्टी है। स्टेट फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है, इफ टू स्टेट्स आर फिक्स्ड देन चेंज इन द स्टेट फंक्शन इज सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ टेकन। कोई भी पाथ ले लो, ऐसे जाके ऐसे जाओ, कुछ भी करो। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच वन, फिर यहां से यहां तक टू प्लस थ्री, क्योंकि रास्ता ऐसा है ना बेटा, और सभी रास्ते के डायरेक्शन में है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू कौन सी है 30, और ये नीचे आ रहा है इसलिए -8, जो हो गया काम, जो भी आएगा इसका आंसर, ठीक है। अब यहां देखो ये कैसा है, ये वाली निकालनी है हमको, ये ऊपर से नीचे आना है, ये है आपकी स्टेट। अब यहां से यहां तक आप कौन से रास्ते से आ सकते हो, देखो आप, अब ऐसे क्वेश्चन में रास्ता ढूंढना बहुत कठिन हो जाता है। कैसे कठिन है, देखो भाई, ये यहां से जाओगे और ऐसे जाके ऐसे आओगे, लेकिन इसकी और इसकी वैल्यू नहीं दी है। हाँ चलो, इसकी दी है, क्योंकि इसकी 15 दी है तो इसकी -15 है, लेकिन इसकी कहाँ दी है। हाँ, अब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली, ये यहाँ पे है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक तो निकाल सकते हो आप। ये पूरी 35 है और ये 20 है, तो ये कितनी है, ये 15 हो सकती है, राइट। लेकिन हर बार रास्ता मिलेगा ऐसा ही नहीं है, आपको क्या है, दिमाग भी लगाना चाहिए, दिमाग लगाते आना चाहिए। कैसे लगाओगे, देखो आप, सिंपल सी बात है, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे चाहिए ये वाला गैप, ये ऑफकोर्स निगेटिव आना चाहिए, मैं बस गैप ढूंढूंगा। चलो इसको कुछ वैल्यू दे दो, A B C D, राइट। अब मुझे कौन सा गैप चाहिए, चलो भाई
ये इसमें से इसको अगर निकालोगे तो मेरी वैल्यू ये वाली आ जाती है, राइट। कितनी आएगी, ऊपर है एरो इसलिए कितना आ रहा है 15 आ रहा है। अब यहां से यहां तक 15 है, चलो गलती से हो गया होगा, ये वाला 25 वैल्यू होगी, मान लो 25। अब यहां से यहां तक 25 है और ये है 15, तो ऑफकोर्स ये गैप कितना हुआ 10 हो गया, लेकिन हमको चाहिए ये उल्टा वाला, तो ये डेल्टा एच ऑफकोर्स -10 हुआ, राइट। ऐसे भी निकाल सकते हो। और अगर यहाँ पे गलती से 15 दिया भी था तो ये भी 15 है, ये भी 15 है, मतलब ये गैप 0 होना चाहिए फिर। तो अगर मैं इसको करेक्ट नहीं करता तो डेल्टा एच की वैल्यू 0 आ जाती, लेकिन अगर आप करेक्टेड वैल्यू लोगे 25 तो डेल्टा एच की वैल्यू -10 आएगी, बस। अब हम थोड़ा देखेंगे बॉम्ब कैलोरीमीटर के बारे में अगले वाले वीडियो में। चलो यहीं पे देख लेते क्या है। देखो, बॉम्ब कैलोरीमीटर कुछ नहीं होता, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालने का एक तरीका है वो। बॉम्ब कैलोरीमीटर बेसिकली ऐसा एक डिवाइस होता है, कैलोरीमीटर का मतलब ही होता है एक बॉक्स जो कि इंसुलेटेड होता है, इंसुलेटेड। ये कैलोरीमीटर का मटेरियल है, ठीक है, और इसके अंदर होता है वाटर, ठीक है, ये देखो, और अंदर होता है इसके बॉक्स। मैंने बहुत ही छोटा बना दिया, बहुत ही छोटा बन गया, अरे ये बबुआ, ये। और इस बॉक्स के बाजू में होता है हमारा पानी, ये देखो, ये है ऐसा पानी, ये पानी। और इस बॉक्स के अंदर कराई जाती है रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसकी हमको डेल्टा एच निकालनी है। अब ये इसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, बिल्कुल कांस्टेंट वॉल्यूम रहता है, तो इससे बॉम्ब कैलोमीटर से एक्चुअली हमें डेल्टा यू मिलता है। कैसे देखते हैं, अब यहाँ पे होता है थर्मोमीटर, ऑफ कोर्स ये थर्मोमीटर है। थर्मामीटर से क्या करते हैं, इनिशियल टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। इसके अंदर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस लेंगे, मतलब मान लो हमें मीथेन की हीट ऑफ कंबशन निकालनी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो मीथेन का 1 मोल लेंगे इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक्सेस ले लो, वो कम नहीं गिरना चाहिए, और रिएक्शन कराई जाती है। यूजुअली कंबशन रिएक्शन कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक होते हैं, बॉम्ब की तरह फटती है, इसलिए इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर कहा जाता है। बेसिकली पुराने जमाने में इसका इस्तेमाल किसी एक्सप्लोजिव चीज की इंथैल्पी निकालने के लिए होता था, एक्सप्लोजिव चीज की, इसलिए इसको बॉम्ब कैलोरीमीटर बोलते हैं। तो हमने ये रिएक्शन कराई यहाँ पे जोर से एकदम, तो यहाँ जो भी हीट बाहर निकलेगी, लेकिन ये वॉल्यूम तो नहीं चेंज होने वाला इस अंदर के रिएक्टर का, जो भी हीट निकल रही है ये होता है गुड कंडक्टर, कंप्लीट गुड कंडक्टर होता है, राइट। तो ये हीट आएगी ऐसे और इस पानी में एब्जॉर्ब हो जाएगी, और इस कैलोरीमीटर का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। मान लो दोनों का मिला के बढ़ गया, तो ये जो भी हीट इसने बाहर डाली है वो सब की सब किसने एब्जॉर्ब की, वाटर ने और कैलोरीमीटर ने। दोनों का टेम्परेचर मान लो, वाटर और एक कैलोरीमीटर का मटेरियल, दोनों का टेम्परेचर चेंज होके थीटा फाइनल हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, हीट रिलीज्ड इन द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑफ कोर्स ये जो हीट रिलीज हुई है ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे हुई है, क्योंकि ये वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा। सो हीट ऑफ दिस रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, यूजुअली 1 मोल लेते हैं, लेकिन अगर कम ज्यादा लिया तो फिर उसको मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शन से 1 मोल के लिए निकाल लेते हैं, मैथमेटिकली निकाल भी सकते हैं। तो QV इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर प्लस हीट एब्जॉर्ब बाय कैलोरीमीटर। ये QV का मतलब कुछ नहीं, डेल्टा यू ही तो होता है, और हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर मतलब मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर इंटू चेंज इन टेम्परेचर ऑफ कैलोरीमीटर। अब चेंज इन टेम्परेचर दोनों का सेम ही है, इनिशियली दोनों सेम टेम्परेचर पर थे, फाइनली भी उसी टेम्परेचर पर है। तो डेल्टा थीटा को अगर मैं कॉमन निकाल लेता हूं तो अंदर बचता है मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैलोरीमीटर, राइट। ये स्मॉल सी है, हाँ ये स्मॉल सी क्योंकि मास लिया है। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन से डेल्टा यू निकाल सकते हैं बाय मेजरिंग द चेंज इन टेम्परेचर एंड नोइंग द मास ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर एंड देयर स्पेसिफिक हीट्स। अब डेल्टा यू निकाला तो इससे डेल्टा एच तो हम आराम से निकाल सकते हैं। डेल्टा एच कैसे निकालते हैं, अब ये रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रही है,
राइट, इसलिए इसका डेल्टा यू निकला। लेकिन अगर ये कांस्टेंट प्रेशर पे हम कराते तो डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ये हमने देखा है ना, अगर ओपन एटमॉस्फेयर में करते हैं तो आइसोबारिक आइसोथर्मल कंडीशन में पी डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एन आर टी लिखते हैं हम। तो बैलेंस्ड रिएक्शन लिख लो, मान लो कि हमने मीथेन का ही कराया है, CH4 प्लस O2 गिव CO2 प्लस H2O, इसको बैलेंस करो बेटा, ये हो गए 2 और 2 और ये, अरे रे, हाँ तो ये 2, राइट, क्लियर है। तो चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अरे चलो इधर भी 3 है इधर भी 3 है। मान लो कि ये लिक्विड फॉर्म में फॉर्म हो गया, तो इधर 1 है और इधर 2 गैसेस, 3 गैसेस के मॉलिक्यूल है, तो इसका डेल्टा एन कितना हो गया, -2। इस -2 को यहाँ पे डाल दो तो डेल्टा यू आपने जो कि कैलकुलेट की है ये यहाँ से -2RT इज द डेल्टा एच ऑफ योर रिएक्शन। ऐसे हम बॉम्ब कैलोरीमीटर का इस्तेमाल करके डेल्टा एच निकाल सकते हैं। एक एग्जांपल लेंगे, चलो क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया है आपको, क्वेश्चन 4 ग्राम ऑफ ग्राफाइट is combusted in a bomb calorimeter of heat capacity 30 kilojoule per Kelvin. Right? Rise in the temperature was observed, मतलब initial temperature 300 Kelvin था, final temperature 304 Kelvin हो गया। तो हमको इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्राफाइट निकालनी है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ ग्राफाइट निकालनी है। सबसे पहले इंथैल्पी निकालने से पहले हम डेल्टा यू निकालते हैं, क्योंकि बॉम्ब कैलोरीमीटर है, बॉम्ब कैलोरीमीटर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट करता है। तो निकलेगा क्या, पहले डेल्टा यू निकलेगा, डेल्टा यू यही मतलब जितनी हीट बाहर गिरी उस रिएक्शन में, हीट रिलीज्ड is at constant volume, therefore it is called as delta U। और इसको हमने क्या लिया था, heat absorbed by calorimeter and water। अब यहाँ पे क्या किया है उसने, कैलोरीमीटर और वाटर का अलग कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली हीट कैपेसिटी दी है। अब हर बार स्पेसिफिक हीट नहीं देते, जो दिया है उसके हिसाब से Q को ले लो। अब हमने Q को क्या देखा है, अगर स्पेसिफिक हीट दी है तो MC डेल्टा थीटा, मोलर स्पेसिफिक हीट दी है तो NC डेल्टा थीटा, और हीट कैपेसिटी दी है तो हम Q को क्या लिख सकते हैं, हीट कैपेसिटी इनटू चेंज इन टेम्परेचर, बस। अब ये एक बात याद रखनी है, ये डेल्टा यू तब निकलती है, चलो देखते हैं बाद में, पहले ये कर तो ले 30 और चेंज इन टेम्परेचर क्या है बेटा, 300 से लेकर 304 यानी 4। सो दिस इज योर 120 किलो जूल। लेकिन ये पर मोल नहीं है, ये यहाँ पर 4 ग्राम ऑफ ग्राफाइट लिया है, तो ये 1 मोल ऑफ ग्राफाइट नहीं है। अगर हमको इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है तो वो डिफाइंड होती है 1 मोल के लिए, और ये 4 ग्राम ऑफ ग्राफाइट लिया है, इसका मतलब ग्राफाइट का 12 ग्राम यानी 1 मोल होता है बेटा। तो ग्राफाइट के मोल कितने हैं, सिर्फ 1/3 मोल है यहाँ पर, 4 ग्राम का मतलब। तो देखो जितनी भी हीट बाहर निकली है ये 1 मोल के लिए नहीं है, ये सिर्फ 4 ग्राम के लिए। 1 मोल यानी 12 ग्राम लेने पर कितनी हीट बाहर गिरती, क्योंकि ग्राफाइट को बर्न किया है, 4 ग्राम की जगह पर 1 मोल लेते यानी 12 ग्राम, तो हीट 3 गुना ज्यादा बाहर गिरती ना। तो मैं क्या लिख सकता हूं, जो भी हीट बाहर गिरी है उससे अगर फॉर 1 मोल के लिए हीट निकालनी है, हीट फॉर 1 मोल इज इक्वल टू जो भी हीट निकली है ये 120 इंटू 3 करना पड़ेगा, है ना, इंटू 3 करना पड़ेगा। 4 ग्राम के लिए इतनी, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, 4 ग्राम के लिए 120, तो 12 ग्राम के लिए कितनी, क्योंकि 1 मोल यानी 12 ग्राम ही होता है, तो ये 3 टाइम्स मोर आएगी, 360 किलो जूल पर मोल। अब ये ठीक है, तो ये हो गई ग्राफाइट की हीट रिलीज्ड
एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1 मोल। तो ये तो 1 मोल के लिए डेल्टा यू निकला ना बेटा, हमको डेल्टा एच चाहिए। तो डेल्टा एच क्या होता है? अब देखो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2, इसमें 1 मोल ही गैस है, 1 मोल ही गैस है, दोनों तरफ 1 1 मोल है गैस के। तो सिंपल सी बात है, डेल्टा एन इज 0। तो आपका डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू 360 किलो जूल पर मोल। दिस इज योर इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ऑफ ग्राफाइट कैलकुलेटेड फ्रॉम द बॉम्ब कैलोरीमीटर।